हेलो बच्चों, आप सभी को वीएन सर का बहुत बहुत नमस्कार। तो हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3। अब तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन पढ़ेंगे। एक्सपेंडेड रूल भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल पर है। इससे हमें मतलब बेसिकली ये पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कितने बॉन्ड बना सकता है और कैसे बना पा रहा है। इन सब सारे चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यही डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में आज के लेक्चर में फॉर्मल चार्ज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि फॉर्मूला का कैसे यूज करना है फॉर्मल चार्ज में वो तो सिखाऊंगा, बिना फॉर्मूले के भी किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। बेटा बहुत जल्दी थोड़ा मार्कर वर्कर ले लें, फिर पढ़ा जाएगा। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल होता क्या है। लिमिटेशन एक बार चेक कर लूं इतना ऊपर लिखने पर दिख रहा है कि नहीं। ओह, ये तो कट गया। एक मिनट। ठीक है, थोड़ा इससे नीचे लिखेंगे ताकि हमको क्लैरिटी के साथ चीजें दिखती रहें। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये तो दिखेगा, एक बार चेक करो। दिख रहा है। चलिए, तो यहां पर ऑक्टेट रूल में क्या है बेसिकली लिमिटेशन। जैसे लुइस ने क्या बताया कि जब कोई एलिमेंट अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसका जो सेंट्रल एटम होगा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्पीसीज देखे गए जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। जैसे एग्जांपल तौर पे बात करें, जैसे LiCl है, लिथियम क्लोराइड। अब इसमें लिथियम का केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा भाई साहब, और जो क्लोरीन होगा वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा मान के चलो। तो अब बाकी क्लोरीन का यहाँ पे 7 तो बचे रहेंगे। तो क्या एक एलिमेंट का कंप्लीट है? क्लोरीन की अगर बात करें तो उसका कंप्लीट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है। क्या लिथियम का कंप्लीट है? नहीं है सर, इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है। मतलब ये लिमिटेशन में चला गया, ये फेल हो गया, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। अच्छा, जैसे हमारे पास मैंने बताया था कि BeCl2 है, तो BeCl2 में यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन होता था। अब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो एक बेरिलियम का एक क्लोरीन का होगा, बाकी क्लोरीन का तो लोन पेयर यहाँ पे एज इट इज बचा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ये बचा भी रहेगा। तो ऑक्टेट तो क्लोरीन का कंप्लीट है, बेरिलियम का कहां कंप्लीट है भाई, यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन तो केवल बन पा रहे हैं। तो अच्छा, इस टाइप्स के जो मॉलिक्यूल है इनको हाइपोवैलेंट मैंने बताया था, याद करना पिछले वाले लेक्चर में। तो ये हाइपोवैलेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है? जैसे हमारा BCl3 है, देखो अब BCl3 में बोरान के साथ में 3 क्लोरीन ऐसे अपने को लगाना है, तो 3 क्लोरीन लगाएंगे। बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 होता है, तो 1 2 3 हो गया। अब क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो 2 2 4 2 6। क्लियर है? एक यहां पे रखेगा। देखो क्लोरीन का 8 कंप्लीट हो रहा है, ध्यान से देखना, क्लोरीन का 8 कंप्लीट हुआ होता हुआ तुमको दिखेगा कि क्लोरीन का सीधे सीधे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन क्या बोरान का कंप्लीट हुआ? नहीं, बोरान के वैलेंस 6 में, वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये। अब 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होने का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसे हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, तो यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, कहानी चलता है। इनकम्प्लीट रहेगा इनका ऑक्टेट। अब जैसे अगर मैं बताऊं एक बात और, देखो अब अच्छा ऐसे हो गया, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। अब कुछ हमारे ऐसे भी मिलेंगे जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसका जरा दिखाता हूं। देखो जरा, ऑड इलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज। देखो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? जो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं इसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास NO है। अब अगर तुम NO का स्ट्रक्चर बनाओगे तो जरा ध्यान से समझना। देखो तो यहां पे क्या लगाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। तो 2 बॉन्ड बनाया है तो एक तो पेयर में रहेगा, एक अकेला इलेक्ट्रॉन दिखा, इसी को ऑड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। भाई ऑक्सीजन के पास इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे कि नहीं पड़े रहेंगे, ये जरा बताना चेक करके एक बार। मैं ऑडियो और वीडियो क्लियर है ये चेक कर लूं। तो इस तरीके से सीधे चलेंगे। अब देखो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो नाइट्रोजन ने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो 2 यहां पे, एक यहां पे बचा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 यहां पे यूज कर लिया, तो इसके पास केवल यहां पे 2 इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इस तरीके से। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे हमारे पास मान लो NO2 है, NO2 को देखोगे तो नाइट्रोजन, फिर यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो 2 यहां यूज किया, 2 यहां यूज किया, 4, तो एक यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब बाकी तो ऑक्सीजन अपना 2 2 यहां पे 2 लोन पेयर, यहां पे 3 लोन पेयर ऐसे अपना दिखा के रखेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ऑड इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये है ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप के स्पीसीज को ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब जैसे मान लो ClO2 है तो ClO2 में यहां पे क्लोरीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहां पे ऑक्सीजन। अब देखो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, तो 2 यहां पे यूज कर लिया, 2 यहां पे यूज कर लिया, 4। अब एक यहां पे लोन पेयर बचेगा, 2 6, और एक इलेक्ट्रॉन अकेले बचेगा ऑड इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा तुम्हारा। बताओ, देखो एक बार देख लूं ये क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, एकदम अच्छे से दिख रहा है। तो अब देखो इस टाइप्स के अगर हमारे पास स्पीसीज अगर देखने को मिलते हैं तो इस टाइप्स के स्पीसीज को ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये NO है, NO2 है, ClO2 है, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं। इनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तुमको दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अच्छा, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, पैरामैग्नेटिक के कैटेगरी में आ जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दिखेगा। क्लियर है? तो इस टाइप के स्पीसीज को ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अब कहानी होगा स्टार्ट। अब देखना जरा, कहानी होगा स्टार्ट। बार बार बेटा चेक करना पड़ता है कि क्लैरिटी के साथ ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं इसमें भी प्रॉब्लम होता है। चलो अब यहां पे बात करेंगे, जैसे हमारे पास देखो एक्सपेंडेड रूल। अब एक्सपेंडेड रूल क्या होता है इसको जरा समझेंगे। जैसे कि तुम ध्यान से समझ पा रहे हो, हमारे पास मान लो PCl5 है, SF6 है। इन दोनों मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल में। जैसे PCl5 में फास्फोरस के साथ में 5 क्लोरीन अपन लगा रहे हैं, तो हमको इससे क्या पता चलेगा, हमको इससे ये पता चलेगा कि सर फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। अब अगर तुम जरा लुईस डॉट सिंबल बनाओ फास्फोरस के लिए तो क्या बनाओगे, फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे रखोगे। अभी कितना बचा, 5 होता है तो एक यहाँ पे रख दोगे, तो 3 अकेले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो फास्फोरस को बॉन्ड कितना बनाना चाहिए लुईस के अकॉर्डिंग, 3 बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बना रखा है, तो आखिरकार फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाया कैसे, ये अपने को समझना है। और अगर यहाँ पे देखें तो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। और अगर ये 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बेटा, तो ये कहां से ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, तो ये एग्जांपल आ जाता है एक्सपेंडेड की कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में, एक्सपेंडेड की कैटेगरी में ये चला आता है। इसी तरीके से अगर तुम
SF6 के बारे में बात करोगे तो सल्फर के साथ में 6 फ्लोरीन लगाओगे। अब सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लुईस डॉट सिंबल बनाओगे 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल 2 दिख रहे हैं, तो सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए? केवल 2 बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सल्फर ने 6 बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये 12 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है, इसी को हमको समझना है और इसी को बोलेंगे एक्सपेंडेड रूल। एक्सपेंडेड रूल का मतलब सल्फर और फास्फोरस ने अपने ऑर्बिटल को एक्सपेंड किया, मतलब फैलाया और फैला करके बॉन्ड बना लिया। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसी को सीखेंगे। चलिए यहां पे डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग PCl5 को डील करेंगे। एक्सपेंडेड रूल में सबसे पहले PCl5 को डील करेंगे। चलो देखो, जैसे हमारे पास है PCl5, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सेंट्रल एटम को कैसे पहचानते हैं? नंबर में कम होना चाहिए, साइज में लार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। क्लियर? अब यहां पे तुम फास्फोरस को लिखो। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे यहाँ पे, 3 2 5। इसी को थोड़ा एडवांस में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका वैलेंस शेयर हो गया। इसका मतलब s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s2। अब p में यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3px1 3py1 3pz1। ऐसे बेटा एलिमेंट के पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एलिमेंट बस उतना ही बॉन्ड बना पाता है। तो लुईस के अकॉर्डिंग इसके पास केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए ये 3 बॉन्ड बना रहा था। लेकिन अब अपने ये एक्सपेंडेड रूल में क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल को एक्सपेंड करेगा। अब कैसे जरा यही समझना है, देखो कैसे। तो अब यहाँ पे तुम तीसरा ऑर्बिटल देख रहे हो, तो तीसरे ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यही तो हमको देखना है। तो तीसरे ऑर्बिटल में अगर तुम देखो तो यहाँ पर 3p के बाद 3d रहेगा जो कि वैकेंट रहेगा। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसे हम लोग 3d0 लिखेंगे। तो अब देखो होता क्या है कि फास्फोरस के साथ में जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब फास्फोरस के साथ जुड़ेंगे तो फास्फोरस पे क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, मतलब उसका साइज छोटा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑर्बिटल डी वाला और करीब आएगा s और p के, और अगर करीब आ गया तो इन s और d वाले ऑर्बिटल में एनर्जी का गैप बहुत कम होगा, और जब एनर्जी का गैप कम होगा यानी ऊर्जा का गैप कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा। है ना मजे की बात, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा। तो यहां पे कैसे बात बनेगा यही तो समझना है। इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला गया बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3s1 एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, 3px1 3py1 3pz1, यहां पे 3 ऑर्बिटल ऐसे। अच्छा, ये फास्फोरस के एक्साइटेड स्टेट में ऐसा होगा कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे डी है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3d1, इसको ऊपर लिख लेते हैं। क्लियर हुआ? अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे गए, 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पे क्या होगा, क्लोरीन का जरा कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। p में देखो 5 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एक क्लोरीन के पास,
5 क्लोरीन है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करेंगे, एक Cl, इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक फिल करेंगे, एक Cl, देखते रहो, 5 क्लोरीन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारा PCl5 बन के तैयार हो गया है बेटा। यहाँ पे PCl5 चारों तरफ चर्चा होने लगा कि हमने PCl5 को बना दिया, जिसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं, 1s3p1d। देखो इसे एक्सपेंडेड रूल कहते हैं। एक बार चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है, पूरा क्लियर है। देखो इसे एक्सपेंडेड रूल कहते हैं एक्चुअल में, ऐसे यहां पे कहानी चलती है, यानी फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका मतलब यही है बेटा, इसका मतलब यही है कि यहां पे ये 5 बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी तरीके से SF6 का एक्सप्लेन करूंगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो एकदम आराम से ले लो, क्योंकि चीजें क्लियर होना जरूरी है। अगर चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। आगे चलते हैं। तो इसी को एक्सपेंडेड रूल कहते हैं, जिसमें ऑर्बिटल एक्सपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन जंप कराते हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। तो फास्फोरस दरअसल ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड और एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बना पाता है, यही रीजन है बेटा। अब सवाल तुम्हारे मन में यह भी उठ सकता है कि सर PH5 एग्जिस्ट करेगा? जैसे PCl5 एग्जिस्ट कर रहा था, PF5 भी कर लेगा, PBr5 भी कर लेगा। आयोडीन के साथ थोड़ा अनस्टेबल बनता है, ठीक है, साइज लार्ज होने के कारण। तो क्या इसी तरीके से PH5 एग्जिस्ट करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होता है बेटा। तो हाइड्रोजन के पास इतना ताकत नहीं है कि ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करा के क्लोज ला सके, पास पास ला के इलेक्ट्रॉन को जंप करा सके। इतना पावर यानी ताकत हाइड्रोजन के पास नहीं होता, इसलिए PH5 एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ऐसा देखने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे SF6 के बारे में। सल्फर हेक्सा फ्लूओराइड, फ्लूओराइड। अब देखो सल्फर लो, एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 10 2 12 4 16। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, P में 1 2 3 4 दिखा दो। अब यहां पे D भी बना दो, लेकिन खाली रहेगा, 1 2 3 4 5। तो ये देखो क्या है, 3s2 है, 3p4 है, 3d 0 है, यही तो हमारा वैलेंस शेल है। तो इसका मतलब अभी सल्फर ग्राउंड स्टेट में है। तो जब सल्फर ग्राउंड स्टेट में तो कितना बॉन्ड बनाएगा? केवल 2 बनाएगा, लुईस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 1 और 2। क्लियर? तो ग्राउंड स्टेट में है, ये GS स्टेट है भाई साहब, ग्राउंड स्टेट है। अब देखो सल्फर के पास फ्लोरीन कितने हैं? 6 हैं। जिस तरीके से एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से एक फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 6 फ्लोरीन को जोड़ने के लिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि यहां पर केवल 2 है। तो अब क्या होगा, सल्फर जाएगा भाई साहब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो या तो एक्साइटेड स्टेट लिखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या फिर स्टार बना दो। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहां पे जंप करके, तो यहां पे बनेगा 3s2 3p3 3d1। अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? 3 यहां से 4 यहां से। तो इसका मतलब अभी सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 6 बॉन्ड बनाना है। तो अब क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक s का इलेक्ट्रॉन भी d में जाएगा, 3s1 3p3 3d2, यानी s में 1
P में 3 और D में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से लिखेंगे बेटा। सर ऐसा कैसे कर पा रहे हो, ये हमको बता दो। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉन को खींच खींच के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ऑर्बिटल क्लोज आएंगे, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फटाक से यहां से वहां जंप कर जाएगा और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, मतलब 6 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां पर एक फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 6 फ्लोरीन यहां पे इस तरीके से बेटा लगा देंगे, इस तरीके से। तो तुम्हारा SF6 बन के तैयार है। एकदम हल्ला होने लगा चारों तरफ, SF6 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 बन गया। देखो, इसी को एक्सपेंडेड रूल कहते हैं, इसी को एक्सपेंडेड रूल कहते हैं। अब समझ में आया? इसी तरीके से कहानी चलती है। इसी तरीके से जो क्लोरीन हमारा होता है, अब जरा ध्यान से समझना, एक बार चेक करो ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है। जैसे अगर तुम बात करोगे तो इसी तरीके से अगर तुम देखोगे जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p6 2p क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो देखो दूसरा ऑर्बिटल है, दूसरे ऑर्बिटल में कभी 2d आएगा नहीं आएगा, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर तुम क्लोरीन के पास देखते तो एटॉमिक नंबर 17 3s2 3p5 होता, तो अभी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये 3d यहाँ पे 0 रहेगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे। ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं। अभी इसके पास 5 यहाँ पे 3p5 कहां से हो जाएगा भाई, हाँ ठीक है 3p5 है, तो देखो 3s2 3p5 1 2 3 4 5 3d 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल एक है। तो इसका मतलब जब क्लोरीन पहली बार एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका मतलब क्या बनेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3s1 3p4 3d1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो जाएंगे, अरे सॉरी 3 हो जाएंगे। देखो एक तो पहले से था, अब एक यहां पे जंप किया तो टोटल 3। जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 3s2 तो एज इट इज रहेगा, 3p3 3d2 हो जाएगा। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, पहले ग्राउंड स्टेट में यूपी इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यूपी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 3। फिर फर्स्ट के बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो 3s1 3p3 3d3, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। तो इससे हमें यह पता चला कि लुईस के अकॉर्डिंग तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 थे, तो क्लोरीन केवल एक बॉन्ड बना सकता था। लेकिन जब यहां पे एक्सपेंडेड देखा गया इसका फॉर्म, तो 1 3 5 7 बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन, एक बॉन्ड भी बनाएगा, 3 बॉन्ड भी बनाएगा, 5 बॉन्ड भी बनाएगा और 7 बॉन्ड भी बनाएगा, कौन, क्लोरीन। इस तरीके से कहानी यहां पे चलेगा। अच्छा, 2 बॉन्ड क्लोरीन नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, इसलिए क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो जरा इसका, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो भाई साहब, ले लो। एकदम आराम आराम से चीजों को समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत जल्दीबाजी नहीं, बहुत हड़बड़ी नहीं करना है, एकदम चीजों को आराम आराम से सीखेंगे, एकदम आराम आराम से सीखेंगे। अब देखो, अगर लुईस के ड्रॉबैक की बात करोगे तो इसने मतलब मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिग्मा और पाई बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप होते हैं इसके बारे में नहीं बताया। इसने ये भी नहीं बताया कि जो बॉन्ड बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी नहीं बताया। तो ये इसलिए इनका मॉडल एक टाइम के बाद फेल है,
लेकिन फिर भी हम लोग इससे क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, लेकिन शेप नहीं बता सकते, वो बात की बात है। लेकिन ऐसे मैक्सिमम मॉलिक्यूल होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं। तो जब हम लोग रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वहां पे इनका हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए चीजें। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज क्या होता है सर? फॉर्मल चार्ज से हम लोग किसी भी लुईस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। फॉर्मल चार्ज अगर हम सीख लें तो उससे किसी भी लुईस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्मल चार्ज भी बताऊंगा कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, और बिना फॉर्मल चार्ज के कैसे बनाएंगे वो भी सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों, अब यहाँ पे सीखते हैं कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो देखो, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कैसे पहले फॉर्मूले को अप्लाई करना, ये समझो। फॉर्मूले में जैसे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जो फ्री एटम होगा उसके पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर उसका कैलकुलेट करेंगे। फिर माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, उसके बाद 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलो चेक करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ओजोन है O3, इसको क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ओजोन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1-2 लोन पेयर यहां पे, 3 लोन पेयर यहां पे, 1 लोन पेयर यहां पे। मान लो ऑक्सीजन नंबर एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, ये ऐसे नंबरिंग कर देते हैं ताकि निकालने में आसानी होगा। अब मान लो पहले एटम के ऊपर निकाल रहे हैं, पहला एटम कौन है? ये वाला है। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले इसके पास, ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। माइनस, देखो 6 लिख दिए, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, एक लोन पेयर दिख रहा है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर निकालते कैसे, ये मैं सिखा दूंगा। अभी आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे सब सीखेंगे, क्योंकि बेसिक से एडवांस चल रहे हैं। तो कितना होगा यहाँ पे? 2 मतलब सॉरी कितने हैं लोन पेयर, अपने को ये चेक करना है। देखो सबसे बड़ी बात यही, मैटर यहीं पे फंस जाता है, मैटर यहीं पे फंस जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया, अब कहानी है लोन पेयर की। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना है ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये ध्यान दो, तो देखो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर क्या होते हैं? वैलेंस शेल के हुए इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर पेयर में लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। क्लियर है? इसके बाद -1/2 हो जाएगा, देखो -1/2। फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 6। तो अब इस पे चार्ज तुम्हारा जो आएगा +1 का आएगा, बोलेंगे फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 का है। लेकिन मैं तुमको एक टेक्निक बता रहा हूं जो बिना देखे बता सकते हो। जैसे मान लो सबसे पहले अगर मैं समझाऊं तो ऐसे था, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मॉडर्न केमिस्ट्री में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कुछ इस तरीके से कोवैलेंट के जैसा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं। ऑक्सीजन एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3। अब इससे भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। ये जो चार्ज दिख रहा है परमानेंट चार्ज नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज है मतलब, तो ऑक्सीजन एटम 1 O का मतलब पहले ऑक्सीजन एटम के ऊपर +1 चार्ज है, दूसरे वाले के ऊपर क्या है? 0, तीसरे वाले के ऊपर क्या है? -1 है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चाहे तो फॉर्मूले का यूज करो, चाहे ऐसे। एक बार फिर से फॉर्मूला समझाता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे ऑक्सीजन में? 6 होंगे। लोन पेयर कितने होंगे? 1 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर होता है, तो लोन पेयर 1 लिखेंगे, लेकिन हमने 2 लिखा है, तो इसका मतलब भी वही है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर होता है, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं बस। तुम चाहोगे तो यहाँ पे 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर -1/2, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 6 है। इसी की जगह में तुम 1 भी लिख सकते हो। 1 लिखोगे तो लोन पेयर में आएगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है और लोन पेयर 1 है।
क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से चीजें कैलकुलेट होती हैं फॉर्मल चार्ज। अब इस फॉर्मल चार्ज से क्या कर सकते हैं, तो इस फॉर्मल चार्ज से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिना फॉर्मूले के फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। और भी दिखाता हूं, देखो कैसे निकालेंगे, और भी सिखाता हूं। अगर चार्ज पता हो गया तो कहानी हो गया। जैसे मान लो हमारे पास सल्फेट आयन है, चलो सल्फेट आयन, इस पे हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सल्फर, अब देखो सबसे बढ़िया बात, अगर तुम इसको हटाओगे, इसको कोऑर्डिनेट के जैसा कोवेलेंट के जैसा रिप्रेजेंट करोगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, इस अब यहां पे ठीक है, हाँ इसको भी, ये हो गया तुम्हारा माइनस, हाँ ठीक है, प्लस हो गया। देखो तो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, +2 का, फॉर्मल चार्ज +2, -1 -1 -1 -1 हो गया, खत्म। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, खत्म। जैसे अगर हमारे पास NO2 है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, लो कोऑर्डिनेट बना रहे थे, मॉडर्न केमिस्ट्री में कोवेलेंट को बना दो, प्लस माइनस, फॉर्मल चार्ज जरा निकालते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर कितना होगा, +1 -1 0, लो खत्म, फॉर्मल चार्ज निकाल लिए। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसी भी स्पीसीज में। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को फॉर्मल चार्ज भी निकालने आ गया होगा। तो देखो आज का लेक्चर भी आधे घंटे का करीब बना। आधे घंटे में हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक्सपेंडेड रूल क्या होता है, कैसे लुईस ऑक्टेट रूल, ये सब क्या होता है, सारा चीज सीख लिया। अब वैसे जो हमारे पास, एक मिनट रुकना, हमारे पास बेटा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। लेकिन रेजोनेंस मैं सोच रहा हूं कि पहले ना पढ़ाऊं, रेजोनेंस के और उसके अगले वाले लेक्चर में डालेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने सीख लिया कि कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, ये सारा चीज, मतलब बॉन्डिंग का तो कॉन्सेप्ट यहां से खत्म होता है। तो लेकिन इतना सीखने से काम थोड़ी चलेगा, हम लोगों को स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो अब स्ट्रक्चर बनाना हम लोग सीखेंगे, वो अगले लेक्चर में। लेकिन उसके लिए कुछ हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे मैं अगर कहूं कुछ एलिमेंट यहां लिखूं, अब देखो कुछ अगर चीजें अगर पता हो तो आराम से हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। जैसे हमारे पास बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इस तरीके से चीजें अगर चले, तो जैसे हमारा बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, बोरान 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बनाएगा, चौथा कोऑर्डिनेट होगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम हमारा 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक और बनाएगा, कोऑर्डिनेट बना सकता है। फ्लोरीन हमारा केवल 1 बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन 1 3 5 7, ब्रोमीन भी इसी कैटेगरी का है, 1 3 5 7, आयोडीन भी इसी कैटेगरी का है, 1 3 5 7, फास्फोरस हमारा 3 और 5 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो जो भी मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, घुमा फिरा के यही एटम उसमें यूज होंगे सेंट्रल एटम की तरह। फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं। सेंट्रल एटम फिर से मैं बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे। जैसे बड़े से मॉलिक्यूल हमारे पास दे दिया, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले हमको सेंट्रल एटम का सिलेक्शन करना होगा। सेंट्रल एटम साइज में कम होगा, मतलब पहली बात नंबर में कम होगा, मतलब उसका संख्या कम होगा, अकेले होगा। और उसके बाद दूसरा बात कि उसका साइज छोटा होगा, साइज लार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। 3 कंडीशन सेंट्रल एटम पहचानने का 3 तरीका। देखो पहले ये याद रखो कि कैसे इन एलिमेंट कितना कितना बॉन्ड बनाते हैं। तो जो अगला लेक्चर मैं लेके आऊंगा उसमें जितने भी मॉलिक्यूल हो सकेंगे, जितने मतलब मॉलिक्यूल अपने को मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। थंबनेल नहीं रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इसमें स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाऊंगा। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पी ब्लॉक, जितने भी आएंगे कंपाउंड, मैक्सिमम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, इनऑर्गेनिक केवल।
ठीक है। तो उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए बेरिलियम 2 बॉन्ड, बोरान 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम 3 जिसमें तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट होगा, फ्लोरीन केवल 1 बनाएगा, क्लोरीन 1 3 5 7 कैसे बनाता है अभी मैंने एक्सपेंडेड रूल में समझाया था। फास्फोरस 3 और 5 बनाता है, बोरान 1 3 5 7 बनाता है, आयोडीन 1 3 5 7। तो ये सब इनके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो अगर ये पता रहे तो फॉर्मल चार्ज फार्ज कुछ नहीं लगाना है, फटाफट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सेंट्रल एटम को पहचानने का तरीका, तो पहला नंबर में कम होगा, साइज लार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। ये 3 कंडीशन। हालांकि ये एकदम 100% सही नहीं है, लेकिन फिर भी उतना सही है जिससे मैक्सिमम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक आध 2 जगह फेल होता है तो वो बात की बात है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 बात याद होना चाहिए हमें किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब इतना सारा मैंने टॉपिक सिखा दिया, तो अगले लेक्चर में आएंगे, अपना मॉलिक्यूल लेंगे, अपना स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं बनाऊंगा, तुम लोग बनाओगे, वीडियो चलेगा, वीडियो को पॉज करो, बनाओ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।